राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। आज हम मांग की लोच के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने मांग की लोच की श्रेणियां और इसके अर्थ के बारे में जाना। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो मांग की लोच की श्रेणियों में हमने 5 तरह की श्रेणियों की चर्चा की थी, जिनके विषय में हम एक चार्ट है जिसके माध्यम से आप उसको समझ सकते हैं। इसमें 5 तरह की आपकी मांग की श्रेणियां हैं। पहली है जो नंबर 1 लिखा हुआ है, वहां पे इसमें इस टेबल में 3 आपके कॉलम है। पहला है लोच श्रेणी दी हुई है, इसमें मांग की लोच की श्रेणियां बताई हैं। फिर दूसरे कॉलम में उस लोच का प्रकार लिखा हुआ है और बाद में उसकी विशेषताएं दी हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे। तो मांग की लोच की श्रेणियों को हम जल्दी से कंपैरेटिवली एक टेबल की हेल्प से समझते हैं। आपकी स्क्रीन पर टेबल दिया हुआ है। इसमें 3 कॉलम है। पहले कॉलम में लोच की श्रेणी बताई हुई है, दूसरे में लोच का प्रकार बताया है और लास्ट में विशेषताएं बताई हैं। तो सबसे पहले जो लोच की श्रेणी है वो है ई। आप देख रहे हैं वहां लिखा हुआ है ई ग्रेटर देन 1। ई का मतलब है इलास्टिसिटी, है ना। जब इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है तो किस तरह की लोच होगी? वो सापेक्षता लोचदार मांग, जैसा कि लिखा हुआ है। उसके आगे इसकी विशेषता दी है कि इस स्थिति में होता क्या है। जब मांग की लोच यदि आपकी ग्रेटर देन 1 है तो उस स्थिति में क्या इसकी विशेषता होगी? जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, मांग की लोच की जो पहली श्रेणी है वो है ग्रेटर देन 1। ठीक है, इस स्थिति में जो कि सापेक्षता लोचदार मांग कहलाती है, इसमें क्या है, मांग का अनुपातिक परिवर्तन अधिक होता है कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से। यानी कि डेल्टा क्यू बाय क्यू, मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन जो है इज ग्रेटर देन डेल्टा पी बाय पी। यानी कि कीमत में जो परिवर्तन है वो कम होता है, स्लाइड चेंज आता है कीमत में। ठीक है, लेकिन उसकी बनिस्बत या उसकी वजह से मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन है वो कहीं ज्यादा आ जाता है, उसमें स्ट्रेच ज्यादा होता है, इसीलिए इसे अधिक लोचशील या लोचदार मांग कहा जाता है। दूसरा सिचुएशन जो है वो है आपकी लेस देन 1। इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, जिसे कि अगर हम लोच के प्रकार में बोलें तो ये सापेक्षता बेलोचदार मांग होती है ना। कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा इनइलास्टिक होती है। इस सिचुएशन में इसकी विशेषता क्या है? मांग का अनुपातिक परिवर्तन कम होता है किसके? कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से। इसमें दूसरी सिचुएशन में क्या होता है? डेल्टा क्यू बाय क्यू is less than डेल्टा पी बाय पी। ठीक है, इसका जस्ट रिवर्स सिचुएशन है, यानी कि कीमत में परिवर्तन ज्यादा आता है लेकिन उसकी तुलना में मांग में परिवर्तन कम होता है। तो जो आवश्यकता वाली वस्तुएं होती हैं उनकी मांग की लोच प्रायः सापेक्षता बेलोचदार होती है। तीसरी सिचुएशन है इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, जैसे यूनिट इलास्टिक या इकाई लोचदार मांग कहा जाता है। इस सिचुएशन में मांग का अनुपातिक परिवर्तन कीमत के अनुपातिक परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, इस सिचुएशन में डेल्टा क्यू बाय क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाय पी। ठीक है, यानी कि मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन और कीमत में अनुपातिक परिवर्तन दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसी कारण से जो इसका आंसर है वो क्या आता है? 1, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कीमत में 10% की कमी हुई है तो 10% ही मांग बढ़ेगी। ठीक है, इक्वल चेंजेस आते हैं तो उसे हम यूनिट इलास्टिक डिमांड कहते हैं। अगली सिचुएशन है जब इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, इस स्थिति को बोला जाता है पूर्ण बेलोचदार मांग। इसमें मांग का जो अनुपातिक परिवर्तन है वो कीमत की दशा में शून्य होता है। मतलब एग्जाम्पल इसको हम इस तरीके से फॉर्मूला के रूप में लिखना चाहें तो जब इलास्टिसिटी आपकी पूर्ण बेलोच है तो इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है ना। इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 0, यहाँ प्राइस रहता है और इधर आपकी डिमांड रहती है। तो प्राइस में
कोई भी चेंज आ रहा है, लेकिन आपकी डिमांड जो है ना तो वो बढ़ रही है ना तो वो घट रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा क्यू, ये जो डेल्टा क्यू बाई जो क्वांटिटी है, ये होती है इक्वल्स टू 0। तो इस स्थिति को बोला जाता है परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड। ठीक है, अगला लास्ट है आपकी सिचुएशन जब इलास्टिसिटी अनंत के बराबर है। ठीक है, अनंत, इन्फिनिटी। तो इसमें पूर्ण लोचदार मांग होती है। इसकी सिचुएशन का विशेषता क्या है, या इसको फॉर्मूला के रूप में अगर हम दर्शाएं तो इसमें डेल्टा पी बाय पी जो है ये इक्वल्स टू 0 होता है। कैसे? अगर इसको हम एक चित्र से समझाएं तो इस तरीके से ये चित्र है। इसमें आप देखिए y एक्सिस पे प्राइस और यहाँ पर हमने क्वांटिटी डिमांडेड दिखाया x एक्सिस पे। अब आप यहाँ देख रहे हैं प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी डिमांड बढ़ रही है, घट रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन जो होता है वो इक्वल्स टू 0 होता है। तो इस तरह की मांग की लोच को अनंत के बराबर माना जाता है। तो इस तरीके से 5 श्रेणी हमारी क्लियर हो गई। कौन कौन सी? पहली है सापेक्षतः लोचदार, दूसरी है सापेक्षतः बेलोचदार, तीसरी है इकाई लोच, चौथा है आपका पूर्ण बेलोचदार और पांचवा है पूर्ण लोचदार मांग। अभी हमने जो मांग की लोच की श्रेणियां देखी, यदि इनको हम एक ही चित्र के माध्यम से दर्शाना चाहें तो किस तरीके से दर्शाएंगे वो हम अभी देख लेते हैं। मान लीजिए हमने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस बनाए। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम क्या दिखा रहे हैं? मांगी गई मात्रा, क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर है? और वाई एक्सिस पे हम क्या दर्शा रहे हैं? प्राइस को। क्लियर? अब क्या करना है? सबसे पहला काम आप दिखाएंगे हम कि पूर्णता बेलोच मांग है तो क्या सिचुएशन है? पूर्णता बेलोच है तो क्या हो रहा है? आपका प्राइस में कितना भी चेंज आए लेकिन आपकी जो मांग है वो परिवर्तित नहीं होती, वो स्थिर है एकदम। तो इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन आप ऊपर तक ले जाएं। तो ये जो चित्र है ये किसको दर्शा रहा है? जब इलास्टिसिटी आपकी इक्वल्स टू 0 है, यानी कि पूर्ण बेलोच। ठीक है, दूसरी सिचुएशन है हमारी जब पूर्ण लोचदार है। ठीक है, उस सिचुएशन में क्या है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं, यहाँ इलास्टिसिटी जब इक्वल टू 0 है तो उस सिचुएशन में क्या आ रहा है आपका? डेल्टा क्यू बाय क्यू इज इक्वल्स टू 0। इस सिचुएशन में ये चीज है। क्लियर? दूसरी सिचुएशन है कि प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन देख रहे हैं आप क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही है। तो ये सिचुएशन है आपकी व्हेन इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू इंफिनिटी या अनंत है। इस सिचुएशन में आप क्या देख रहे हैं कि डेल्टा पी बाय पी, यानी कि कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन या अनुपातिक परिवर्तन है वो शून्य के बराबर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। परिवर्तन किस में आ रहा है? केवल मांग में। क्लियर है? तीसरा सिचुएशन है यूनिट इलास्टिक की। अगर उसको भी हम इसी चित्र में, एक ही चित्र में दर्शाएं तो क्या करना है हमें? इस दोनों लाइंस के, ये जो वर्टिकल लाइन है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन दोनों लाइन के बीचों बीच आप स्केल की हेल्प से एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, स्केल की हेल्प से इस तरीके से एक लाइन खींचिए। तो ये किसको दर्शा रहा है? जब आपकी इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 है, यूनिट इलास्टिक। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है आपका? डेल्टा क्यू बाय क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाय पी। ठीक है, ये सिचुएशन है आपकी। अगली सिचुएशन, अब तीन सिचुएशन हमने इस एक चित्र में हमने तीन सिचुएशंस देख ली, तीन श्रेणी देखी। पूर्णता बेलोच, पूर्णता लोचदार और इकाई लोच। अब हमें दो सिचुएशंस को और दिखाना है, इसमें दर्शाना है। एक है सापेक्षता लोचदार और एक है सापेक्षता बेलोचदार। तो सबसे पहले हम देखते हैं सापेक्षता बेलोचदार, वो कैसे बनेगा।
सापेक्षता बेलोचदार मांग है, तो आप बस ध्यान रखिए कि बेलोच मांग कब होती है, जब वो वर्टिकल है। तो इस वर्टिकल लाइन के करीब आपको एक लाइन खींचनी है। किस तरीके से? यूनिट इलास्टिक और ये जो आपकी परफेक्ट इन इलास्टिक है, इसके ठीक बीचों बीच आप स्केल की हेल्प से एक लाइन इस तरीके से खींच दीजिए। ठीक है, तो ये आपकी क्या सिचुएशन दर्शा रही है? इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। लेस देन 1 सिचुएशन में क्या हो रहा है? यहाँ पर उसको लिखने, यहाँ लिख देते हैं हम। लेस देन 1, लेस देन 1 की सिचुएशन में क्या होता है? आपको मैंने बताया था कि कब ऐसा होता है कि कीमत में ज्यादा परिवर्तन आता है लेकिन मांग में बहुत थोड़ा, यानी कि डेल्टा क्यू बाय क्यू। सिचुएशन में क्या होता है? डेल्टा क्यू बाय क्यू इज लेस देन डेल्टा पी बाय पी। लास्ट सिचुएशन है आपकी, जो कि है रिलेटिवली इलास्टिक। तो इलास्टिसिटी आपकी जो परफेक्ट इलास्टिक है वो आपका ये वाला ये वाली लाइन है। ठीक है, तो आपको आप परफेक्टली सॉरी रिलेटिवली इलास्टिक जो डिमांड दिखानी है, उसके लिए क्या करेंगे आप? यूनिट इलास्टिक और परफेक्ट इलास्टिक के ठीक बीच से एक लाइन आप इस तरीके से खींच लेंगे, सीधा स्ट्रेट एकदम। तो ये आपका इलास्टिसिटी इस सिचुएशन में क्या है? ग्रेटर देन 1। तो जब ग्रेटर देन 1 है, तो उस स्थिति में जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? डेल्टा क्यू बाय क्यू, यानी कि इसमें प्राइस में स्लाइट चेंज आया, थोड़ा सा भी चेंज आता है, लेकिन जो मांग है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। तो इसलिए डेल्टा क्यू बाय क्यू इज ग्रेटर देन डेल्टा पी बाय पी। ओके, तो ये 5 सिचुएशन हमने एक ही चित्र में पांचों श्रेणियों को आपको बता दिया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम मांग की लोच को ज्ञात करने के जो मेथड्स हैं, किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। अब हम चर्चा करेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की लोच को मापने की विधियां कौन-कौन सी हैं। हम 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर देखें, तो मांग की लोच की जो पहली विधि है वो है मांग की लोच की विधियां। सबसे पहले प्रतिशत विधि या परसेंटेज मेथड। प्रतिशत, तो सबसे पहला हमारा मेथड है प्रतिशत विधि। दूसरा है ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक है, दूसरा है ज्योमेट्रिक मेथड या ज्यामितीय विधि। ज्यामितीय विधि। और तीसरा हमारा मेथड है कुल व्यय विधि, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, कुल व्यय तो मांग की लोच की को मापने की 3 विधियां हैं। पहला प्रतिशत विधि, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ज्यामितीय विधि और कुल व्यय विधि, परसेंटेज मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड एंड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिशत विधि की। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रतिशत विधि या फिर परसेंटेज मेथड। ठीक है, ये मेथड क्या होता है?
तो जब हमने मांग की लोच की शुरुआत की थी, इस चैप्टर को पढ़ना शुरू किया था, तो हमने मांग की लोच का एक फॉर्मूला लिखा था कि मांगी गई मात्रा में या मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा ये है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब कैसे इसको हम आगे देखेंगे, और इसके आगे माइनस का साइन हम लगाते हैं, कीमत अगर घट रही है। ठीक है, अब मांग में प्रतिशत परिवर्तन को हम डेल्टा क्यू लिख सकते हैं, है ना। मांग में परिवर्तन यानी पहले जो मांग थी वो, उसमें से अभी जो मांग में चेंज आया, उसमें से जो पहले मांग थी, इनिशियल मांग थी, उसको अगर माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, डेल्टा क्यू। ठीक है, तो डेल्टा क्यू बाय क्यू इंटू 100 डिवाइडेड बाय डेल्टा पी, यानी कीमत में परिवर्तन, पहले जितनी कीमत थी और अभी कितनी कीमत है, उन दोनों का डिफरेंस हम लेंगे, डिवाइडेड बाय पी इंटू 100। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमको, डेल्टा क्यू बाय क्यू इंटू पी बाय डेल्टा पी, इसको रिवर्स कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, P बाय क्यू इंटू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी। ठीक है, तो फाइनली हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का प्रतिशत विधि से अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फाइनल फॉर्मूला हमारा ये होगा। और कैसे हमने इस फॉर्मूले को डिराइव किया वो हमने देख लिया। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के मदद से हम इस सिचुएशन को समझते हैं कि इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है मांग की लोच को, तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो प्रतिशत विधि का हमारा फॉर्मूला फाइनली क्या है, माइनस ईडी माइनस पी अपॉन क्यू, पी बाय क्यू इंटू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी। ठीक है, अब उसको एक उदाहरण से हम समझते हैं। मान लीजिए प्राइस में 15% डिक्रीज हुआ है ना, कीमत जो है वो 15% कम हुई है। ठीक है, प्राइस जो है वो डिक्रीज हुआ है, क्लियर, कितना, 15%, या परसेंट का साइन तो लगा ही है, 15%, क्लियर। अब सिचुएशन है कि जब पहला इनिशियल जो प्राइस था, मतलब प्राइस कम होने से पहले 1000 यूनिट डिमांड की जा रही थी। ठीक है, तो जो Q0 था, मतलब पहले की इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, 1000 यूनिट्स। ठीक है, अब प्राइस में 15% डिक्रीज हुआ, कीमत कम हुई, तो नेचुरली अगर कीमत कम होगी तो मांग बढ़ेगी, है ना। तो Q1 जो है वो हमारा कितना हो गया, Q1 का मतलब जो प्राइस में चेंजेस के बाद मांग जो बढ़ी है वो, ठीक है, वो कितनी हो गई अभी, 1200 यूनिट्स। ठीक है, इनिशियली कितना था हमारा, 1000 यूनिट था, लेकिन 15% कीमत में परिवर्तन आ गया, जिस वजह से मांग बढ़कर कितनी हो गई, 1200 यूनिट। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कैलकुलेट करिए कि मांग की लोच कितनी है ना, या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है, मेजर करना है आपको बाय यूजिंग परसेंटेज मेथड या प्रतिशत विधि का इस्तेमाल करके। अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला जो हमारे पास है
अब हम इसको अप्लाई करेंगे। हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला हमको क्या कहता है? मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हमको दिया हुआ है 15%, लेकिन इसका हमें परसेंट निकालना होगा, है ना, कि कितना परसेंट चेंज आया है डिमांड में, है ना। ये क्लियर है कि डिमांड इंक्रीज हुई है, 1000 यूनिट से बढ़ के 1200 यूनिट हुई है, यानी कि 200 यूनिट बढ़ी है, लेकिन वो 200 यूनिट कितना परसेंट है वो हम पहले कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाय Q करेंगे, क्योंकि यही है ना, Q1 माइनस Q0 क्या है आपका, बेसिकली ये क्या है, डेल्टा Q है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय Q, इसको Q से ही हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो Q का मतलब क्या हुआ, जो इनिशियल आपकी डिमांड थी, ठीक है, या Q अगर हम बोल रहे हैं तो इसको हम Q0 ना बोल के Q बोलते हैं, मान लीजिए, चलिए छोड़िए, इसको हमने Q0 ना करके Q बोला। Q मतलब प्रीवियस डिमांड, Q1 मतलब करंट डिमांड, ठीक है, आफ्टर डिक्रीजिंग प्राइस। अब क्या करना है, Q1 की वैल्यू हमको दी हुई है या 1200, Q की वैल्यू कितनी है, पहले इनिशियल डिमांड हमारी कितनी थी, 1000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, इनटू 100, है ना, परसेंटेज, परसेंट में इसको कैलकुलेट करना है ना, इनटू 100, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, 200, दोनों को माइनस किया तो 200 आया, 200 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100। तो अब हमने ये 20 से 20 को कट किया, 10 बचा, तो ये आपका कितना आया, 20, ठीक है। तो 20%, तो आपका क्या निकल के आया कि प्राइस में जो डिक्रीज हुआ है वो कितना है, आपका प्राइस जो है वो माइनस हुआ है 15%, यानी डिक्रीज हुआ है ना, माइनस का मतलब डिक्रीज में है, ये कम हुआ है। और आपकी जो अ, मांगी गई मात्रा में जो अनुपातिक परिवर्तन आया वो कितना आया है आपका, 20%, ठीक है। क्वांटिटी में जो चेंज है वो 20% है। अब फॉर्मूला में अप्लाई कर दें हम इसको, ठीक है। तो अब क्या हुआ फाइनली आपका 15, ओरिजिनल फॉर्मूला हमारा क्या है, मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो ऊपर हम लिखेंगे 20%, ठीक है, मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन 20% डिवाइडेड बाय 15%, ठीक है। तो आपका ये कितना निकल कर आया, जब इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर 15 1 जा 15 माइनस 5 0 3 1.33, तो आंसर आपका कितना आया, 1.33। तो ये जो 1.33 है ये ग्रेटर देन 1 है ना, एक से ज्यादा इसकी वैल्यू है। इसका मतलब अगर हम इसको एक्सप्लेन करें कि इसमें किस तरह की मांग की लोच है, तो कैसी होगी, जब हमने मांग की श्रेणियां पढ़ी थी तो हमने बोला था कि जब मांग की लोच ग्रेटर देन 1 होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, तो वो किस तरह की मांग की लोच होती है, सापेक्षतः लोचदार। कैसी होती है, सापेक्षतः लोचदार, क्लियर है। और अभी हमारा आंसर भी क्या निकल के आया है, 1.33। इट मींस इलास्टिसिटी कैसी होगी इसकी, ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब अगर हम इसको फॉर्मूला के माध्यम से और एक्सप्रेस करना चाहें और एक्सप्लेन करें, तो इसका मतलब क्या है कि आप क्या देख रहे हैं, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, कीमत में 15% चेंज आया है लेकिन डिमांड 20% इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा क्यू बाय क्यू, यानी कि डिमांड में जो परिवर्तन है, इज ग्रेटर देन डेल्टा पी बाय पी, यानी कीमत में जो परिवर्तन आया है उसकी अपेक्षा मांग में परिवर्तन ज्यादा है, इसीलिए ये इकाई से अधिक लोच है इसकी, ये ज्यादा लोचशील है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कभी कभी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं परसेंटेज मेथड के माध्यम से, जिसमें हमें हमारे को क्या क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि प्राइस पहले कितना था, अभी कितना आया हुआ है, उसमें क्या चेंज आए हैं, ठीक है। दूसरी तरफ हमें यह पता होना चाहिए कि पहले डिमांड कितनी थी और अभी डिमांड कितनी है। ये इंफॉर्मेशंस अगर हमारे पास होती हैं तो हम परसेंटेज मेथड की सहायता से मांग की लोच को ज्ञात कर सकते हैं।
परसेंटेज मेथड को समझने के बाद अब हम ज्योमेट्रिक मेथड या ज्यामितीय विधि के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिक मेथड जो है वो क्या बताता है, इसका एक फॉर्मूला है। इसमें इलास्टिसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लोअर सेगमेंट यानी कि निचला हिस्सा, मांग वक्र का निचला हिस्सा डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। ठीक है, यानी कि मांग वक्र जो है उसका ऊपरी हिस्सा। इसमें क्या होता है कि हम एक चित्र बनाते हैं, चित्र के साथ आपको समझ में आएगी ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो बोलता है अगर हम स्ट्रेट लाइन, पहले हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं, हम स्ट्रेट लाइन मांग वक्र बनाते हैं इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक्स वाई, यहाँ प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर, जहां ये ओरिजिन है इसका, वहां से एक सीधी लाइन लेके जाएंगे तो यहाँ पर आपका एग्जैक्ट बीचों बीच इलास्टिसिटी जो होगी वो क्या होगी, इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पर y एक्सिस पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे होगी इलास्टिसिटी इक्वल्स टू इंफिनिटी, और जो x एक्सिस पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी होगी इक्वल्स टू 0, इलास्टिसिटी विल बी 0। और इंफिनिटी और इक्वल्स टू 1 के बीच का ये जो पोर्शन है ना, इस पर अगर कोई पॉइंट है, मान लीजिए एक ये पॉइंट है या ये पॉइंट है, ठीक है, इस पूरे पोर्शन में जो इलास्टिसिटी है वो कितनी होगी, ग्रेटर देन 1। क्लियर, और इक्वल्स टू 1 यानी यूनिट इलास्टिक और पूर्णतः बेलोच के बीच का जो ये क्षेत्रफल है, ये जो एरिया है, इस पर अगर कोई भी पॉइंट हो तो उस पे इलास्टिसिटी कैसी होगी, लेस देन 1। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप एक चीज पे ध्यान दीजिए कि अगर प्राइस का लेवल ज्यादा होगा, प्राइस लेवल ज्यादा होगा तो इलास्टिसिटी आपकी कैसी होगी, ज्यादा लोचशील होगी, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं पूर्णतः लोचशील है, जब प्राइस एकदम मैक्सिमम पे है ना, तो परफेक्ट इलास्टिक है। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि सापेक्षता इलास्टिक है, यानी लोचशील है। फिर एक पॉइंट आता है जो बिल्कुल ठीक बीचों बीच है, वहां पे यूनिट इलास्टिक हो जाती है। ठीक है, यानी कि कीमत और मांग दोनों आपस में बराबर रहते हैं। उसके बाद नीचे के जब जहां से प्राइस जितना कम होता चला जाएगा, उतना ही मांग की लोच कैसी होती जाएगी, बेलोच होती जाएगी। ठीक है, तो इस बात को पहले आप एक स्ट्रेट डिमांड कर्व जो है, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, उसमें हमने जो श्रेणियां होंगी मांग की लोच की, उसको हमने स्टडी किया। अब हम बात करते हैं, हमेशा स्ट्रेट लाइन तो नहीं होता, मांग कर्व तो कर्व लिए हुए होता है ना, स्ट्रेट लाइन तो नहीं होता है हमेशा। अब मान लीजिए इस तरीके से एक आपका ये मांग वक्र है डी। ठीक है, इसके अलग अलग पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी अलग अलग होगी। ठीक है, एक मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर हमें इलास्टिसिटी को देखना है तो पहले हमें इस पॉइंट को कोई लेट्स से इसको हम P बोल देते हैं। ठीक है, इसको हमने बोला P, यहाँ प्राइस दिखाया, इसको P बोला। अब हमको क्या करना है, इलास्टिसिटी जानने के लिए आप स्केल ले लीजिए, है ना, और उसकी मदद से एक लाइन y एक्सिस से x एक्सिस पर खींचिए, लेकिन इस पॉइंट P को टच करते हुए, है ना, उसको स्पर्श करते हुए वो लाइन होनी चाहिए। तो ठीक है, इस तरीके से ये एक लाइन हमने ड्रॉ की। इस पॉइंट को हम A मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम B मान लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमको इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी पता करनी है कि P पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या होगी। तो P पॉइंट पे जो हमारी इलास्टिसिटी है, फॉर्मूला हमारा क्या कह रहा है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ठीक है, तो लोअर सेगमेंट मेरा क्या हुआ, पी बी।
पी बी, ये आपका लोअर सेगमेंट हो गया। अपर सेगमेंट मेरा क्या है, पी ए, पी ए, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। अगर मान लीजिए हमारा जो अपर सेगमेंट है ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, हमने एक्यूरेट इसको कैलकुलेट नहीं किया है। तो लोअर सेगमेंट मान लीजिए आपका 2 सेंटीमीटर्स है, ठीक है, और अपर सेगमेंट सॉरी 2 सेंटीमीटर है, और लोअर सेगमेंट मान लीजिए 6 सेंटीमीटर्स है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये आपका, लोअर सेगमेंट हमारा 6 था ना, लोअर सेगमेंट है आपका 6 और अपर सेगमेंट है मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 3। तो इलास्टिसिटी कितनी हो गई, इक्वल्स टू 3। 3 का मतलब क्या हुआ कि ये ग्रेटर देन 1 हो गई, है ना। और यही बात हम आपको बोल रहे हैं कि प्राइस जितना ज्यादा होगा ऊपर की तरफ, ऊपर की जगह, कर्व के ऊपर की तरफ क्या होता है, जहां पे कीमत ज्यादा होती है ना, और मांग कम होती है, तो उस स्थिति में मांग की लोच कैसी होती है, लोचशील होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी कैसी है, सापेक्षतः ग्रेटर देन 1 है, इसलिए वो कैसी है, सापेक्षता लोचदार, ठीक है। अगर इसी कर्व के दूसरे पॉइंट पे, लेट्स से इस पॉइंट पर, और इसको हम कह देते हैं, कोई दूसरा नेम देते हैं, लाइक आर दे देते हैं, ठीक है, आर। आर पॉइंट पे अगर मुझे इलास्टिसिटी पता करनी है तो क्या करेंगे, सेम वही चीज करेंगे जो हमने पी पॉइंट पे किया था। स्केल से आप एक लाइन खींचिए, ठीक है, जो आर को स्पर्श करते हुए, मतलब वाई एक्सेस से एक्स एक्सेस पर एक लाइन खींचनी है जो कि आर को स्पर्श करते हुए जाए, ठीक है। तो आप यहां से खींचिए, ठीक है। इन दोनों को भी एक हम पॉइंट दे देते हैं, यहाँ ए बी था तो यहाँ पे सी और डी, ठीक है, ये 2 पॉइंट दिए हमने। अब इसी को अगर हम देखें, फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट मेरा कितना है, आर डी, ठीक है। तो आर पॉइंट पे अगर हम निकाल रहे हैं तो लोअर सेगमेंट मेरा हो गया आर डी, और अपर सेगमेंट मेरा कितना है, आर सी, आर सी, ठीक है। लेकिन सिचुएशन यहाँ उल्टी हो गई है, यहाँ पे क्या है, मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, मेरा जो लोअर सेगमेंट है वो 2 सेंटीमीटर है, और अपर सेगमेंट मान लीजिए वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये आर डी जो है वो 2 सेंटीमीटर, और आर सी जो है, जो हमारा अपर सेगमेंट है, वो मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है। तो 6 डिवाइडेड बाय 2 आप करेंगे तो कितना होगा, 0. हाँ 0.3, क्लियर है। तो 0.3 जो है ये आपका क्या है, लेस देन 1। तो इस सिचुएशन में इलास्टिसिटी हमारी कैसी है, लेस देन 1, ठीक है। तो आई होप आपको अब समझ में ये आ गया होगा कि अगर हम ज्यामितीय मेथड या फिर ज्योमेट्रिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो किस तरीके से एक ही मांग वक्र पर हम ये पाते हैं कि मांग की लोच भिन्न भिन्न हो सकती है, ठीक है। तो और उसको कैसे निकालना है, फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। और स्ट्रेट लाइन कर्व है तो बीचों बीच इक्वल्स टू 1, उसके ऊपर सापेक्षता लोचशील और अनंत, और एक यूनिट इलास्टिक के नीचे सापेक्षता बेलोच और पूर्णता बेलोच मांग की लोच होती है। तो एट लास्ट हमने आज के क्लास में क्या क्या देखा, मांग की जो लोच की विभिन्न श्रेणियां हैं उनके बारे में कंपैरेटिव स्टडी की। उसके बाद हमने मांग की लोच की विधियों को देखा, जिसमें से 2 विधियां, प्रतिशत विधि और ज्योमेट्रिक मेथड, इन दोनों के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की। नेक्स्ट क्लास में हम कुल व्यय विधि के बारे में जानेंगे। थैंक यू।